हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो अभी ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियली हिंदी का मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जी हाँ, मेरे दोस्तों, तो इससे डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फँसने वाले हैं, तो चलो इसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आशा करता हूँ पहले इसका आप सॉल्यूशन देख चुके होंगे, कई बार मैं भी इसका सॉल्यूशन करा चुका हूँ, तो एक बार और आप देख लो, इसका रिवीजन भी हो जाएगा। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख सकते हो, आप 2x स्पीड में देख सकते हो, आपका मन, या पहली बार देख रहे हो तो धीरे धीरे भी देख सकते हो, आपका मन। तो चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ। सब लोग जानते हो कि शुरू में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसका आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा। तो चलो सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी संदर्भ व्याख्या से संबंधित, उसके अलावा जीवन परिचय से संबंधित, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो, बाकी कहूँगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? देखो यहाँ पे जो बाबू गुलाब राय हैं, ठीक है, वो शुक्ल युग के एक लेखक हैं। हालांकि ये इनको हम बोल सकते हैं द्विवेदी युग के भी लेखक हैं, क्योंकि द्विवेदी युग में भी इन्होंने लगभग एक दो रचनाएं की थी, लेकिन खासकर शुक्ल युग में इन्होंने अपनी मतलब बहुत ज़्यादा रचनाएं की थी, तो इसलिए यहाँ पे हम शुक्ल युग को ही प्रेफरेंस देंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो, फर्स्ट के बाद सेकंड प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा पे आधारित रचना है? ओके, हमें चिंतामणि की विधा बताना है कि किस विधा पे आधारित रचना है। यहाँ थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। ओके, चिंतामणि किस विधा पे आधारित रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी? निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध विधा पे आधारित रचना है। चलो, थर्ड प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। थर्ड कि गबन किसकी रचना है? ओके, हमें गबन बताना है किसकी। भाई, गबन गोदान आप सब लोग जानते हो, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलो, थर्ड के बाद हम लोग आ जाते हैं इधर फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो, फोर्थ नंबर स्क्रीन पे प्रश्न है कि शुक्ल युग की समयावधि है। ओके, हमें शुक्ल युग की यहाँ पे समयावधि पूछ रहा है। देखो, शुक्ल युग को हम लोग क्षयवादी युग भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्षयवादी युग। क्लियर? तो इसकी समय सीमा क्या है हमें पूछ रहा है। तो 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमें चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो, जो शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पांचवा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पे आधारित? भाई, फेमस, सबसे फेमस नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलू क्या याद करूँ, दो जो रचनाएं हैं, आत्मकथा विधा की ये रचनाएं हैं, और दोनों की दोनों हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, तो इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 यानी 6 नंबर, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? सबसे पहले तो ये प्रिय प्रवास काफ़ी फेमस रचना है, ठीक है, काफ़ी फेमस रचना है। किसकी रचना है? तो आपने नाम सुना होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम सुना होगा, उनकी ही रचना है। तो ये किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, या क्षयवादी युग की? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, द्विवेदी युग की। ठीक, चलो, उसके बाद सातवां हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि मधुशाला, भाई वही हम लोग के हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। ठीक, चलो, अगला हम लोग के भारत भारती किसकी रचना? काफ़ी फेमस रचना है भाई, भारत भारती, आपने कई बार आप नाम सुने होंगे। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? भाई, ये सब गलत हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक है। क्लियर? तो ये आप लोग का आठवां प्रश्न भी क्लियर। चलो, आठवें के बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। 9 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ओके, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? ये प्रश्न संख्या हम लोग का 9 है। तो सन 1843 से अब तक, या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, या 1918 से 1936 तक, या फिर 1936 से 1943 तक? सही ऑप्शन है 1943 से, जो अब तक का समय है उसी को आधुनिक काल के अंतर्गत रखा गया है, उसको कई युगों में बांटा गया है, सिंपल। ठीक, चलो, 10 नंबर प्रश्न है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, या फिर रीति काल के? तो मतीराम रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ओके, चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 मिनट, इसको मैं अब साइड में रख देता हूं। हम लोग का 10 नंबर प्रश्न था, हम लोग 11 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। देखो, हम लोग का जो 20 ऑब्जेक्टिव होंगे ना, उसमें जो 10 ऑब्जेक्टिव होंगे वो प्रमुख लेखक, उनकी रचनाओं और उनकी विधाओं से संबंधित होंगे, और उसके अलावा जो 10 ऑब्जेक्टिव होंगे वो आप लोग के हिंदी व्याकरण से, यानी जिसमें रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, परिवाची, सबसे सबसे मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक, तो चलो, यहाँ पे हम लोग 11 नंबर पे अब ये हिंदी व्याकरण से आ जाएगा आप लोग का प्रश्न। तो चलो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखो इसमें जो पहला ही प्रश्न है आप लोग देख सकते हो कि हाथ से रस, रस से संबंधित का अस्थाई भाव में पूछ रहा है। तो हाथ से रस का भाई अस्थाई भाव सब लोग जानते हो कि हाथ होता है, हंसी होता है, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ओके, तो क्लियर, हास हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनऊ नीलमणि शैल पर प्रकाश। देखो ये आप लोग का ये जो पद्य वाला भाग है ना उसमें किसी चैप्टर में ये दिया हुआ है ये लाइंस। इसमें पूछा कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, हमें अलंकार इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार, तो श्लेषा अलंकार, ये श्लेषा अलंकार, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप लोग सीधे सीधे याद रखना, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनऊ नीलमणि शैल पर, जहाँ मतलब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो चलो ये 12 के बाद 13 नंबर हम प्रश्न देख लेते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ओके, हमें रोला छंद में हमें चरण की संख्या बताना है कि कितने चरण होते हैं। ठीक, 3, 2, 4 या 5। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट, सॉरी, माफ करना। ओके चलो यार, थोड़ी बार बार मेरी मतलब खांसी आ रही है, चूंकि तबीयत थोड़ी खराब है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4 या 5। अब देखो यहाँ पे ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो रोला हमें बताना है कि रोला क्या होता है। तो रोला सब लोग जानते हो यार, रोला में चूंकि हम लोग के यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक, इसमें 4 कुल पंक्तियाँ होती है, 4 पंक्तियाँ होती है इस प्रकार। ठीक, और बीच में ऐसे ऐसे कामा कामा होता है। तो ये पहला चरण होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6, 7 और 8। तो इसमें कुल 8 चरण होते हैं। ठीक है, रोला में कुल कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। क्लियर। और उसके अलावा जो हम लोग का सोरठा होता है ना, सोरठा, उसमें केवल 2 लाइन्स होती हैं, और कुल मैं बात करूं तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसमें 4 चरण होते हैं। तो देखो यहाँ रोला में 8 चरण होते हैं, और 8 चरण यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो एक तरह से बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का गलत हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे सोरठा उससे पूछना चाहिए था। ठीक, चलो तो इसको आप 8 याद रखना। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 8, और सोरठा में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। सिंपल। ठीक, चलो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मान लो गलत क्वेश्चन आ जाता है तो ओएमआर आपको कोई भी, आप जानते हो कि इसका आंसर ओएमआर पे देना है। तो 13 नंबर में 4 ठे ऑप्शन रहेगा, तो कोई भी आप लोग को भरना होगा, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन भर दोगे, और क्वेश्चन गलत है तो तब उसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं भरते हो और क्वेश्चन गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये ओएमआर शीट का नियम होता है, सिंपल। ठीक, तो आई होप ये 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि यह क्वेश्चन गलत था। ठीक, रोला में मैं फिर बोलता हूँ कि 8 चरण होते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आकर्षण शब्द ने उपसर्ग, भाई उपसर्ग जो किसी शब्द के पहला लगा होता है। ठीक, यहाँ आ, ये 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते प्रत्यय के, भाई प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद, तो प्रत्यय के 2 भेद, कृत और तद्धित। उसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है। ओके, यहाँ पे हमें पीताम्बर में समास बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, पीताम्बर मीन्स पीला है वस्त्र जिसका, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, श्री कृष्ण की तरफ, क्योंकि श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु वही पीला वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे आंसू का तत्सम रूप है। ओके, आंसू का हमें तत्सम रूप बताना है। तो आंसू का तत्सम रूप, ये चूंकि आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हमें बताना है, तो वो हो जाएगा अश्रु। ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग इधर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यण संधि का सूत्र है। ओके, यण संधि का सूत्र इको यणची, ये वाला थर्ड वाला हम लोग का सही हो जाएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 18 का ये सब गलत हो जाएंगे, ये वाला। चलो आगे हम लोग 19 नंबर देख लेते हैं कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। देखो ये तो चूंकि आप लोग याद कर लेना, एक फल का रूप, नदी का रूप, और एक मती का, 3 का आप लोग याद कर लेना, या मधु का आप लोग याद कर लेना। और ये आप लोग पट धातु, देखो पट, हंस और लिख, 3 धातु से यहाँ पे ये प्रश्न पूछेगा, तो कोई एक पठ धातु का आप सभी रूपों में मतलब सब याद कर लेना। उसी के अनुसार ये हंस और लिख का भी आ जाता है, तो आप लोग बना लोगे। तो यहाँ फलस से पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा फलस से फलयो फला नाम, ये किसमें आता है, फलस से फलयो फला नाम, आपने ये पढ़ा होगा। ये हम लोग का षष्ठी विभक्ति में आता है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही रूप है फलस्य। ठीक, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन। 1 मिनट, फिर यार वीडियो को बार बार गला भी बैठ जा रहा है और मेरी तबीयत भी खराब है, 1 मिनट वेट कर लो।
ओके, चलो ये 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 20 नंबर प्रश्न है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। ओके, देखो अपठत जहाँ ये आगे और लग जाए, अपठत अपठताम अपठन आपने पढ़ा होगा, तो ये लड लकार में चला जाता है, तो ये लड लकार का रूप है और लड लकार का प्रथम पुरुष एकवचन ही रूप है, क्योंकि अपठत अपठताम अपठन होता है तो प्रथम पुरुष एकवचन ये रूप है। सिंपल। तो ये हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब चलो हम लोग कर लेते हैं हम लोग जो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है जो 50 मार्क के होंगे, इनको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। 1 मिनट, तो इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो यह पहला जो प्रश्न रहेगा, इसमें 2 आप लोग के गद्यांश दिए रहेंगे गद्य पाठ से, एक यहाँ दिया है, अभी एक उस बगल दिया है, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो जैसे ये, चलो ये गद्यांश है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। सिंपल। यहाँ तक ये रेखांकित अंश है, चूंकि प्रश्न में पूछा होगा कि इसका संदर्भ लिखो और जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करो। यहीं से आपको पता चल गया कि यह मित्रता वाला जो चैप्टर है उससे है, तो आप लोग सिंपल संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और रेखांकित अंश ये जो है इसकी व्याख्या आप खुद करना, इसका करते रहना। ठीक, व्याख्या कैसे करोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर उसमें लिख दोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल या लेखक कहते हैं कि यह बात सत्य नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि रखने वालों के बीच मित्रता हो सकती है, हालांकि बल्कि मतलब अलग अलग रुचि और अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। मतलब अपने हिसाब से ये आप बनाकर लिख सकते हो। सिंपल। चलो ये मैं इधर इसको अब साइड रखता हूँ, हम लोग अगले पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अथवा कर कर एक दिया है, अथवा कर कर एक यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट वाला करो या सेकेंड वाला करो, आपका मन। और यह गद्यांश, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाए। देखो ये आप लोग का शायद ये थोड़ा कठिन है, लेकिन अब मैं बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है ना, जो आप लोग का चैप्टर ममता, उसी का ये है गद्यांश। तो इसका संदर्भ लिख लेना, आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेना। ये नॉर्मल प्रश्न पूछा, इसका आंसर भी दे देना। और इसमें भी एक नॉर्मल प्रश्न पूछेगा, मतलब 3 प्रश्न पूछेगा, जिसका आपको 2-2 मार्क देगा। तो गद्यांश पढ़ोगे तो थर्ड वाला प्रश्न जो ये है इसका आंसर दे लोगे। सिंपल। ठीक, तो ये आप लोग का प्रश्न संख्या फर्स्ट रहेगा। सेकंड में सेम वही, सेकंड में आप लोग का क्या रहेगा कि इसमें 2 पद्यांश रहेंगे। जैसे ये एक पद्यांश है, एक ये नीचे पद्यांश है, अथवा बीच में आप लोग देख सकते हो। तो ये करो आप, अथवा ये करो। बाकी ये किससे हैं तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, चरण कमल बंदऊ हरि राय, जाकी कृपा बंगू अग्री लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुली बोले, रंग चले चित्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदऊ तिहि पाए। यानी देखो ये आप ऐसे ही सूरदास, आप इस कहीं नाम आया है यहाँ पे, सॉरी कहाँ आया है यार, चरण कमल बंदो जाकी रंग चले चित्र, देखो यहाँ पे सूरदास आया ना, तो इससे आप पहचान गए कि ये सूरदास जी वाला जो चैप्टर है ना, उसी का ये एक तरह से है। सूरदास का जो पद नाम से चैप्टर है उसी का है। तो ये इसका आप संदर्भ सिंपल सा लिख लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें देखो केवल 2 लाइन को यहाँ पे रेखांकित किया कि बहरे सुने गूंग पुनि बोले, मतलब जो बहरा होता है सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराए, और जो भिखारी होता है वो राजा की तरह सिर ऊंचा कर कर चलने लगता है। तो इसका इतना का अर्थ हुआ, इसकी आप व्याख्या कर दोगे। सिंपल। तो ये आप इसकी पूरी देखो, चरण कमल बंद, चलो मैं पूरी नहीं करता हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक, उसके बाद चलो ये अथवा में कर कर यहाँ पे देखो, ये एक गद्यांश, ये उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार हमें पूछ रहे हैं, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक है कि सुनी सुंदर बैन सुधान साने सयानी है, जानकी जानी बली तिरछे करी नैन तिन। देखो ये गद्यांश, ये सॉरी ये पद्यांश जो है, ये तुलसीदास जी वाला चैप्टर है ना, वनपथ पर। ठीक है, उसी का ये है, जब राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं तो उसी की व्याख्या करते हुए जो मतलब तुलसीदास से वो लिख रहे हैं। तो सिंपल इसका पद्यांश का आप संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में आप लोग जानते हो कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा लिखित वनपथ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास है। सिंपल ऐसे लिख सकते हो। ठीक, चलो, और इसका आप लोग व्याख्या करते रहना भाई, व्याख्या में इसका अर्थ ही लिखा जाता है लगभग। इधर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद जो देखो, जो थर्ड प्रश्न रहेगा, जो वो थर्ड प्रश्न वो रहेगा आपका संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइंस दी गई हैं,
ये गद्यांश रहेगा आपका, ये हिंदी के पीछे संस्कृत वाला पाठ है उसी से रहेगा। यहाँ पे देखो अथवा कर दिया है, आप ये करिए या ये करिए, दोनों में से कोई एक करना है। इसका क्या करना है कि आपका इसका संदर्भ लिखना है जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा, और हिंदी अनुवाद का आपको 3 मार्क यानी 5 मार्क मिलेगा। अब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल ही है। इत एवं संस्कृत वांग्मय से संस्कृत आलोक सर्वत्र परिचित, मतलब यहीं से मतलब जो है संस्कृत का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिंह को अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन अकरोत, जो मुगल शास्त्र मुगल युवराज दारा सिंह को थे वो यहीं पे आके भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वो उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए यत तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषा में कारिता, मतलब कि उन्होंने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ आप लोग लिख दोगे, और संदर्भ चूंकि लिखोगे कैसे, तो संदर्भ इसका लिखोगे ऐसे कि प्रस्तुत ये गद्यांश, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में उद्धृत एक तरह से, या संस्कृत भाग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख सकते हो। इसमें लेखक को नहीं लिखना होता है। तो ये करो या फिर ये करो। ये देखो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, ये देखो ये भारतीय संस्कृति, अस्माकम पूर्वजा, ये भारतीय संस्कृति से ये मतलब ली गई है लाइन्स। तो आप दोनों में से किसी एक का आप लोग संदर्भ लिख लेना, हिंदी में अनुवाद कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। उसी प्रकार देखो आप लोग का चौथा जो प्रश्न रहेगा वो श्लोक से रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 श्लोक दिया रहेगा जिसको पद्यांश कहा जा रहा है, तो इनमें से किसी एक का आप लोग को संदर्भ लिखना है और साथ में हिंदी अनुवाद करना है। तो ये तो सब लोग जानते हो, सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी है, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी क्या देखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मतलब एक तरह सुख को देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और सबका दुख दूर हो। ठीक, तो ये आप लोग का जो ये वाला है ना, ये मतलब आप लोग का जो पीछे संस्कृत का चैप्टर है उसमें आपका जो शायद ये भारतीय संस्कृति से ही है ये शायद। ठीक है, भारतीय संस्कृति वाले से ही है। और ये मान हित्वा प्रिय भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, काम हित्वार्थनाम भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये जो गद्यांश है ना, ये आप लोग का शायद जीवन सूत्राणी से है। तो आप लोग इसका संदर्भ लिख लोगे और हिंदी में बात कर लोगे, आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा इसका। ओके, 5वां प्रश्न आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा। तो खंड काव्य आप अपने जिले का याद कर लेना, हर जिले में अलग अलग आता है खंड काव्य। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सब खंड काव्य यहाँ पे सारे जिले का यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न होगा, और 6 का क और ख, इसमें आप लोग का लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय होगा, जिसका आपको 5-5 मार्क मिलेगा जीवन परिचय लिखने का, और 2 मार्क उनकी एक रचना का नाम लिखने का। तो भाई आप जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र सूर का जीवन परिचय याद कर लेना, 100% पहुंच जाएगा गद्य में। और पद्य में तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, और एक सूरदास का, बस 3 का याद कर लेना। और एक अपने मन से कम से कम 4, इसमें 4 से 5 आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर हैं तो इसलिए कई सारे याद करने पड़ेंगे। आप देख लेना, ऐसे तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास 3 का याद कर ले तो 3 में फंस ही जाएगा एक। ठीक, चलो, तो ये आप लोग का 6 प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार रहेगा। उसके बाद जो 7वां प्रश्न होगा, देखो 7वां प्रश्न में आपको कोई भी एक श्लोक लिखना होगा। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से, मतलब पीछे हिंदी वाला जो पाठ है उसमें से कम 3 श्लोक आप लोग याद कर लेना। ठीक, बाकी आप एक लिख देना, यहाँ पे आपका 2 मार्क मिल जाएगा। और ये 8वां प्रश्न में देखो, ये आपका 4 प्रश्न पूछा है, इनमें से किसी 2 का आंसर लिखना है, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। जैसे पूर्वराजा को हासित, चंद्रशेखर को हासित, ये दोनों आसान है, तो इन दोनों का आप आंसर लिख दो, आपको मिल जाएगा। भाई पूर्वराजा को हासित, तो पूर्वराजा एक भारत वीर हासित, चंद्रशेखर को हासित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त जो हासित, आपको 4 मार्क मिल जाएगा, लिख दोगे इसका आंसर तो। ठीक, उसके बाद जो 9 नंबर प्रश्न रहेगा वो आप लोग का निबंध से रिलेटेड रहेगा। तो निबंध में देखो, ये आप लोग पर्यावरण पे आप लोग देख लेना, उसके बाद एक देश प्रेम पे देख लेना, और एक आप एक और देख लेना, जैसे यातायात पे देख लेना। 3 ठे, या फिर मतलब निबंध तो भाई किसी पे एक, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे आप लोग एक देख लेना कि कैसे लिखा जाता है, और उसके आधार पे कोई भी आ जाए तो वो तो आपको बन कर ही लिखना पड़ता है निबंध, क्योंकि निबंध भाई 2-3 पन्ने आप याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये तो बना कर ही लिखा जाता है। तो ये था पूरा यूपी बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 का मॉडल पेपर पूरा हमने एक तरह से सॉल्व कर दिया इसको। हालांकि पहले भी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो गया।
तो चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।